Hello dear students, I hope you are well and fine। और बच्चे आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे और क्यों ना हो, क्योंकि एक बच्चे जो होते हैं एक वो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं, अपने ज्ञान से पूरे विश्व के अंदर में एक प्रकाश, एक उम्मीद की किरणें पैदा कर देते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज लाइफ में, तो उस समय एक बहुत ही खूबसूरत एक लाइन है जो बच्चों के ऊपर एकदम सटीक बैठती थी। मैं वो लाइन सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक्स पे आएंगे। एक कितनी खूबसूरत लाइन है, थोड़ा आप इसको समझिएगा। वो लाइन थी ये तो, और ये बच्चों के लिए है, ठीक है। ये लाइन जो है ये किनके लिए है? ये बच्चों के लिए है। ये लाइन थी, ये तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ये तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष ना कीजिए, पूरा समंदर आपको पाना है। छोटे शहरों की छोटी किरणें आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह पूरी दुनिया में आपको छा जाना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ इसी तरीके से आपको पूरे विश्व में छा जाना चाहिए और आप बिल्कुल छा जाएंगे। चलिए, ये जो हम आज एक चैप्टर, आज जो हम एक टॉपिक्स लेके आए हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 में आपने देखा, आप वहां लिंक पे जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। टॉपिक्स क्या क्या है? फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नीचे क्या दिया हुआ है? कल्चर। हड़प्पन कल्चर में कल्चर का क्या मतलब होता है? तीसरा चीजें क्या है कि इसका जो एक्सपेंशन था, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो विस्तार है, ठीक है, उसका जो भौतिक विस्तार है वो कितने दूर में था, ठीक है। और लास्ट एक टॉपिक हम लोग देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, यानी नॉर्थ में इसका बाउंड्री कहां टच करता है, साउथ में इसका बाउंड्री कहां टच करता है, ईस्ट में इसका कहां बाउंड्री टच करता है, और वेस्ट में कहां इसका बाउंड्री टच करता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके फेजेज ऑफ पढ़ेंगे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए, और आप जानते होंगे, क्योंकि किसी भी चीज इस धरती पे, ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उसका एक ओरिजिन कहते हैं आप, उसका एक उत्पत्ति होता है, फिर उसका विकास होता है, और फिर धीरे धीरे उस चीजों का पतन हो जाता है। अगर आप अपने लाइफ के एग्जांपल से ले लीजिए, एक वक्त बच्चे का जन्म होता है, एक वक्त आता है जब वो बच्चा अपने विकसित स्टेज में होता है, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान से अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, विश्व को प्रकाशित करता है, और एक वक्त आता है जब वो पतन अवस्था की ओर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी सभ्यता हो, ठीक है, वो अचानक विकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। उसके अलग अलग, कह सकते हैं उसके अलग अलग फेजेज होते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या फेज था उसके बारे में कुछ यहां पे देखिए। इसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग व्यूज है। जैसे देख लीजिए सर जॉन मार्शल, ठीक है, ये जो सर जॉन मार्शल है, इनका मानना है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3250 बीसी से 2750 बीसी, ठीक है। यानी बीसी में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, ईसा पूर्व में हम लोग जा रहे हैं। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा, सर जॉन मार्शल जो विद्वान है उनका मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका फेज क्या है, 3250 से 2750 बीसी। दूसरा REM व्हीलर, ठीक है, ये जो हमारे मॉर्टिमर व्हीलर है, इनका क्या मानना है? इनका मानना है 2500 बीसी से 1500 बीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो हमारे मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर हैं, उनका कुछ अलग व्यूज है। क्योंकि आपको पता है मॉडर्न, ये ऑब्वियसली बात है, यहां पे चीजों को समझिए क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया। सर जॉन मार्शल का क्या मानना है इसके टाइम पीरियड के बारे में, REM व्हीलर का क्या मानना है इसके टाइम पीरियड के बारे में। तीसरा देख लीजिए, यहां पे लिखा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडियो कार्बन डेटिंग। ये क्या होता है रेडियो कार्बन डेटिंग? रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी पुरानी चीजों का लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कोई ऑब्जेक्ट्स हो, अगर उसका एजिंग पता करना हो कि ये कितना साल पुराना है, ऑब्वियसली बातें हैं, तो एक हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। उस मेथड के माध्यम से हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, ठीक, वो कितनी साल पुराना है, वो कितना साल पुराना है, वो कितना पुराना है, इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड वाज इन्वेंटेड, यानी इस मेथड का इन्वेंशन हुआ, एंड ऑन द बेसिस द क्रोनोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड। और इसके आधार पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 चरणों में बांटा गया। किसके आधार पे? रेडियो कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन के बाद इसके बेसिस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा गया। एक फेजेस क्या है? अर्ली हड़प्पन फेज। दूसरा फेजेस क्या है? मैच्योर हड़प्पन फेज। और तीसरा फेजेस है लेटर हड़प्पन फेज। अब अगर मैं अर्ली हड़प्पन फेज की बात करूं, यानी वो क्या होगा, यानी ये सिविलाइजेशन जब अपने इनिशियल स्टेज में होगा, है ना, तो उस सिविलाइजेशन का डेटिंग क्या है? अर्ली हड़प्पन फेज का डेटिंग है 3200 बीसी से 2600 बीसी। अगर इसका मैच्योर फेज की हम लोग बात करें, यानी वो फेज जिस फेज में ये पूरी दुनिया के अंदर में एक बहुत बड़ा जिसके वजह से आज हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं,
ये जब एक अपने आप में क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था, जब यहाँ का अर्बनाइजेशन सिस्टम कह सकते हैं काफी एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था, यहाँ का ट्रेड जो कह सकते हैं ग्रोथ वो काफी उन्नत तरीके से डेवलप हो चुका था, हर चीजें अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी थी, वो उसका क्या था, मैच्योर हड़प्पन फेज। तो मैच्योर हड़प्पन फेज कब से कब तक है, 2600 बीसी से 1900 बीसी। और तीसरा जो फेज है उसका नाम है लेटर हड़प्पन फेज, यानी वो है 1900 बीसी से 1300 बीसी, यानी ये वो फेज है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। ठीक है, तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का रेडियो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे 3 फेजेस पढ़े क्लास 12 में, ये चीजें आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से फेजेस है तो आप इन तमाम चीजों को आप बता सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया। कल एक चीज मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन कल्चर, ये कल्चर का मतलब क्या होता है, यानी हड़प्पन कल्चर में कल्चर का मतलब क्या है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद का, पुरा का मतलब प्राचीन, तत्व का मतलब जो प्राचीन वस्तुएं हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, कि वो मतलब वो लोग जो ये कह सकते हैं जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में एक्सपर्ट होते हैं, जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स को खोजते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपने यहां पे क्या देखा, उनका ये कल्चर वो क्या बताते हैं, व्हाट इज कल्चर। हड़प्पन कल्चर में कल्चर का क्या मतलब है, तो देख लीजिए, कल्चर स्टैंड्स फॉर the term culture is used by archaeologists for a group of objects that are distinctive in style and are usually found together within a specific geographical area and period of time। तो अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन किया है। आप सबसे पहले ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करो, दूसरा डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल को अंडरलाइन करो, तीसरा फाउंड टुगेदर को अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को अंडरलाइन करो, और पांचवा पीरियड ऑफ टाइम को ये अंडरलाइन कर लीजिए। यानी क्या कह रहा है, टर्म कल्चर का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है, कहा जाता है वो ग्रुप, उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, वो वस्तुओं के समूह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है, यानी जो बाकी चीजों से डिफरेंट है ना, जो बाकी कल्चर से डिफरेंट है, यानी ऑब्वियसली बात है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो बाकी कल्चर से, बाकी चीजों से डिफरेंट है, जो एक साथ पाए गए हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए गए हैं, और जिनका टाइम पीरियड मिलता जुलता है। ठीक है, इन तमाम चीजों को ये सिंबलाइज करने के लिए कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल ले, सील्स हो गया, मोहरे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहरे का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता था, ठीक, बहुत ही लार्ज स्केल में उसका इस्तेमाल होता था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का सील्स। दूसरा बीड्स, तीसरा वेट्स, ये सब एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल के हैं, जो एक साथ पाए गए हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए गए हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पाए गए हैं। इस तमाम चीजों के लिए ही हड़प्पन कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात देखो, हड़प्पन कल्चर यानी ये जो सिविलाइजेशन था, इसका क्या आकार था, इसका आकार क्या था, इसका शेप क्या था, ठीक है, यानी इसका फैलाव को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, द होल एरिया। होल एरिया का मतलब कौन सा एरिया, the sites of Harappan civilization, the sites of Indus Valley civilization, the area of Indus Valley civilization, the whole area is a triangular and accounts for about 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब समझ में आ गया, यानी इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है ना, यानी द होल एरिया इज अ ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है, ठीक है, और इसका कुल एरिया जो है वो तकरीबन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। ये अंदाजा लगा लीजिए, यानी एक बहुत बड़े रीजन में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो आपने ये समझ गए। अब ये सिविलाइजेशन कहां से, यानी इसका नॉर्थ डायरेक्शन कहां था, इसका साउथ डायरेक्शन में कहां तक फैला था, ईस्ट में कहां तक फैला हुआ था, वेस्ट में कहां तक फैला हुआ था, इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। इसलिए नीचे देखो मैंने क्या टॉपिक लिखा है, फिजिकल एक्सपेंशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न, अगर मैं उसको सबसे नॉर्दर्न है ना साइट की बात करूं तो वो है मांदा, MANDA मांदा है, वो कहां पे पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे सदर्न साइट की बात करूं तो वह है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पड़ता है। ठीक है, अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न साइट्स की बात करूं तो उसका नाम है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में एक मेरठ जगह का नाम आपने सुना होगा, वहीं पे आलमगीरपुर पड़ता है। और अगर इसका सबसे वेस्टर्न साइट का नाम
अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं उसका नाम है सुत का गेंडोर, जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे सदर्न में कौन पड़ता है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे वेस्ट में कौन पड़ता है? सुत का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे पूर्वोत्तर में क्या पड़ता है? ईस्टर्न में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएं तो ये ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतना समझ गए होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का फिजिकल एक्सपेंशन का कैसा है, ये कैसा शेप फॉर्म करता है, ये कितने दूरी में फैला हुआ है, ये इसका एरिया कितना है, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आप बता देंगे। कल्चर का मतलब क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के फेजेज क्या क्या है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल का क्या मानना है, आर्यम व्हीलर का क्या मानना है, और लास्टली कह सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड का इन्वेंशन होने के बाद, ठीक है, इसके आधार पे जो क्रोनोलॉजी सेट किया गया, इसके आधार पे जो पीरियोडाइजेशन सेट किया गया, उसके बेसिस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा गया। ये तमाम चीजों को आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा वीडियो जो मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग छोटे छोटे वीडियोस को कवर करेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, हंसते मुस्कुराते रहिए।